बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करना है। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आपको यह भी बताता चलूं कि स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिंगल नंबर और उसके साथ साथ प्रॉपर यूनिट जरूरी होता है। अब इसको एग्जांपल की मदद से आप समझाता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं और उसको जाकर कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी दे दें, तो उसमें आप उससे शुगर डिमांड कर रहे हैं, चीनी डिमांड कर रहे हैं। आपने उसे बताया 5 किलोग्राम, उसमें जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है, सिंगल नंबर है, और उसका जो किलोग्राम है वो यूनिट है। उस शुगर, जितनी आप शुगर डिमांड कर रहे हैं, यूनिट है। यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ साथ प्रॉपर एक यूनिट की जरूरत पड़ी स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, जबकि आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसकी एग्जांपल्स के तौर पर मैस और टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। टेम्परेचर को भी आप जब मेजर करते हैं तो उसमें भी आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि प्रॉपर एक लाइन लगाई जाती है एक मैग्नीट्यूड की, और उसके एक साइड पे एरो लगा दिया जाता है जो कि उस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटीज की जो एग्जांपल है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर एक कार 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब डायरेक्शन जरूरी हो गई है तो हमारे पास वो क्या होगी? वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। इसी वजह से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। या अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई करते वक्त भी आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की गई है। तो इसलिए फोर्स भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए 5 एग्जांपल्स देनी है। तो स्केलर्स की अगर हम बात करें तो मैस, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड और वॉल्यूम हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जबकि अगर वेक्टर क्वांटिटीज को हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हेड टू टेल रूल यूज किया जाता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। वो हेड टू टेल रूल क्या है? तो हेड टू टेल रूल बेसिकली एक ऐसा रूल है जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते हैं, और वो रिजल्टेंट वेक्टर उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट होता है। जैसा कि आपको यहां पर दिखाया गया है कि ये एक वेक्टर है u वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है v वेक्टर। अब u और v को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो दूसरा वेक्टर है v वेक्टर, उसको पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह अगर कोई तीसरा वेक्टर होगा तो उसको दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया? 2 वेक्टर्स थे, v वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन की, और जब सारे वेक्टर्स हम इसी तरह ज्वाइन कर लें तो लास्ट में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं। u वेक्टर के हेड के साथ v वेक्टर की टेल
दो ही वेक्टर्स थे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके एरो उसी डायरेक्शन में बना दिया, और ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, इस u और प्लस v को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दो वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लेते हैं, और इसी के मुताबिक हम फिर उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी बॉडी की कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी तरह अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात की जाए तो स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंडिकेट कर रहा होता है कि गिवन टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड कवर की है। इस केस में टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग और स्पीड को वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, falling objects near the earth have the same constant acceleration. Does this imply that a heavier object will fall faster than a lighter object? heavier object यानी कि भारी ऑब्जेक्ट और लाइटर जिसका वेट कम हो। तो कहा यह जा रहा है कि अर्थ के नजदीक जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। तो क्या भारी ऑब्जेक्ट जो हैं वो लाइटर ऑब्जेक्ट की निस्बत हल्के ऑब्जेक्ट्स की निस्बत जल्दी जमीन की तरफ आएंगे? तो ऐसा नहीं है। सिंपली जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स की तरह ही जमीन पर आएंगे, उनसे पहले जमीन पर नहीं आएंगे। उसकी रीजन क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है, और ग्रेविटी की वैल्यू G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये ग्रेविटी जो है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स पे इक्वली अप्लाई हो रही होती है, जो उनके मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इस वजह से चाहे ऑब्जेक्ट लाइट हो चाहे वेट हो, वो सेम एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ मूव करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट पहले या बाद में नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस। हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड? जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, स्केलर नोटेशन में लिखते हैं, यानी कि बोल्ड फेस नहीं लिखते। नॉर्मली तो वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड फेस लिखा जाता है ना, तो कभी कभार हम स्केलर नोटेशन में भी उनको लिख देते हैं। तो कैसे इंडिकेट करेंगे उसकी डायरेक्शन को? तो सिंपली बात यह है कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम इन स्केलर नोटेशन लिखते हैं, यानी कि बोल्ड फेस में नहीं लिखते, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर की मदद से इंडिकेट की जाती है। यूनिट वेक्टर 3 किस्म के होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव रीजन। कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ उस केस में यूनिफॉर्म हो सकती है जब ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे, यानी कि ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन में मूव करता रहे। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है। तो बॉडी, अगर हम चाहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी और स्पीड दोनों यूनिफॉर्म रहे, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे और उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहे, तो उस केस के लिए ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड?
क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और उसका एक्सेलरेशन हो, या वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन हो? तो सब इसके लिए आप अगर गौर करें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही वहां पे एक्सेलरेशन मौजूद ही नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है फिक्स्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, तो उस केस में बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इसी तरह अगर कांस्टेंट स्पीड की बात की जाए तो कांस्टेंट स्पीड में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अब उसकी रीजन क्या है? कांस्टेंट स्पीड से बेशक वो मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है स्पीड के केस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद होगा। और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या पास्ट पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।